2016 याद है जब एक नया टेलीकॉम प्लेयर आया और फ्री डेटा देकर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे डिकेड्स पुराने प्लेयर्स को घुटनों पर ला दिया था। लोग तब भी हैरान थे कि इतना बड़ा डिसरप्शन इतनी तेजी से कैसे हो गया। अब जरा सोचिए, अगर वही कंपनी, वही तरीका, वही पेशेंस और वही डीप पॉकेट्स एक दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाए तब क्या होगा। अब यही चीज हुई एंटरटेनमेंट की दुनिया में। इस बार शिकार था डिज्नी, दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी। Reliance Industries and Walt Disney Company coming together to create a strategic joint venture. जिसके पास मार्वल था, स्टार वॉर्स था और इंडिया का पूरा स्टार नेटवर्क था। आज उसी डिज्नी के पास अपने ही इंडिया बिजनेस में सिर्फ 36.84% हिस्सा बचा हुआ है और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त कंपनी इंडिया से एग्जिट तक करने का सोचने लगी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेकंड डिसरप्शन की पूरी कहानी बताऊंगी कि कैसे एक टेलीकॉम जायंट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी वही फॉर्मूला चलाया और इस बार शिकार बनाया दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मीडिया कंपनी को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर रिलायंस की हिस्ट्री को ध्यान से देखा जाए तो एक पैटर्न बार बार नजर आता है। पहले मार्केट में अग्रेसिवली एंट्री करो, कस्टमर्स को इतनी वैल्यू दो कि उनकी आदत ही बदल जाए और जब कॉम्पिटिटर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे तब अपनी पोजीशन को इतना मजबूत बना दो कि पूरा मार्केट तुम्हारे हिसाब से चलने लगे। यही स्ट्रैटेजी रिलायंस ने 2016 में जियो लॉन्च करते वक्त भी यूज की थी। शुरुआत में लोगों को उन्होंने बहुत ही लंबे समय तक फ्री या फिर काफी सस्ती मोबाइल सर्विसेज दी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि करोड़ों यूजर्स जियो पर शिफ्ट हो गए, जबकि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज अपने कस्टमर्स बचाने की कोशिश करती रह गई। सिर्फ कुछ ही सालों में रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर बन गया। अब रिलायंस इसी ब्लूप्रिंट को एक नई इंडस्ट्री में लेके आने वाला था और इस बार टारगेट टेलीकॉम नहीं बल्कि मीडिया और एंटरटेनमेंट का बिजनेस था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार सामने कोई लोकल कंपनी नहीं थी। इस बार मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज में से एक डिज्नी से होने वाला था। वैसे डिज्नी का इंडिया से रिश्ता कोई नया नहीं है। कंपनी ने अपना सफर यहाँ 1993 में मोदी एंटरप्राइजेस के साथ एक जॉइंट वेंचर के थ्रू शुरू किया था। ये पार्टनरशिप लगभग 10 साल चली और 2003 में खत्म हो गई। इसके बाद डिज्नी ने 2004 में इंडिया में अपनी खुद की कंपनी बना ली और धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी। हंगामा टीवी और यूटीवी जैसे एक्विजिशंस के थ्रू कंपनी ने इंडियन एंटरटेनमेंट मार्केट में अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया। लेकिन डिज्नी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2019 में आया। इसी साल कंपनी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर किया और इस डील के साथ डिज्नी के पास स्टार इंडिया भी आ गया। स्टार इंडिया के साथ सिर्फ 70 से ज्यादा टेलीविजन चैनल्स ही नहीं आए बल्कि एक रिलेटिवली नया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी मिला जिसका नाम था हॉटस्टार। आने वाले कुछ सालों में यही प्लेटफॉर्म डिज्नी की पूरी इंडिया स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाला था। फिर 2020 में लॉकडाउन आया और ओटीटी इंडस्ट्री ने अचानक से अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ को देखना शुरू कर दिया। सिर्फ मार्च से जुलाई के बीच इंडिया में पेड ओटीटी सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 30% से बढ़ गई और इस तेजी का सबसे ज्यादा फायदा डिज्नी प्लस हॉटस्टार को मिला। प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी और सब्सक्राइबर बेस दोनों ही बहुत ही तेजी से बढ़े और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि इंडिया के स्ट्रीमिंग मार्केट में डिज्नी की पोजीशन लगभग अनबीटेबल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वक्त पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल और वोडाफोन के साथ हुआ करता था। लेकिन हिस्ट्री बार बार यही दिखाती है कि जब किसी कंपनी को लगने लगता है कि उसकी पोजीशन पूरी तरह सिक्योर है तभी अक्सर सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने आता है। हर बड़ी इंडस्ट्री डिसरप्शन के पीछे अक्सर ऐसा कोई ना कोई इंसान जरूर होता है जो सिस्टम को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी समझता हो। कोई ऐसा जो कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को डिटेल में जानता हो। जियो सिनेमा और डिज्नी की कहानी में वो इंसान थे उदय शंकर। वो सिर्फ स्टार इंडिया के कोई पुराने सीईओ नहीं थे बल्कि डिज्नी एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। इसीलिए स्टार का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, क्रिकेट राइट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, रीजनल चैनल्स की क्या वैल्यू होती है और कंपनी किस स्ट्रैटेजी पर चलती है, ये सब शायद इंडस्ट्री में उनसे बेटर बहुत ही कम लोग जानते थे। फिर 2020 में उदय शंकर ने डिज्नी छोड़ दिया। उस वक्त ये एक नॉर्मल लीडरशिप चेंज जैसे लगा, लेकिन आगे चलकर इस डिसीजन ने मीडिया इंडस्ट्री का बैलेंस बिल्कुल बदल दिया। डिज्नी से अलग होने के बाद उन्होंने जेम्स के साथ मिलकर बोधी ट्री सिस्टम्स नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की। इस वेंचर को कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की पार्शियल बैकिंग भी मिली और फिर बोधी ट्री सिस्टम्स ने वायाकॉम 18 में लगभग 13,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक फाइनेंशियल डील नहीं थी, इसी कैपिटल ने वायाकॉम 18 को इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दी कि रिलायंस का जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म बहुत ही तेजी से एक्सपैंड कर पाया। कंपनी के पास अब इतने रिसोर्सेज थे कि वो स्ट्रीमिंग मार्केट में अग्रेसिवली कम्पीट कर सके और धीरे धीरे हॉटस्टार के सामने एक सीरियस चैलेंजर बनकर खड़ा हो जाए।
जियो सिनेमा की रैपिड ग्रोथ के पीछे ये फंडिंग एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं था। असली बात यह है कि जो इंसान कभी डिज्नी के इंडिया बिजनेस को लीड करता था, वही अब उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के साथ खड़ा था। उदय शंकर के पास सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि सालों की इंडस्ट्री नॉलेज, स्ट्रैटेजी और मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग भी थी। और अब वही एक्सपर्टीज वायाकॉम 18 और रिलायंस के इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। इसीलिए कई लोग इस मूव को सिर्फ फंडिंग नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी प्लेबुक के ट्रांसफर के रूप में देखते हैं। इस बात का अंदाजा नवंबर 2025 में भी मिला, जब जियो स्टार की फर्स्ट एनिवर्सरी के दौरान उदय शंकर ने खुद पब्लिक इवेंट में कहा कि वो अपना स्टेक कभी नहीं बेचेंगे। उनके मुताबिक अंबानी फैमिली के साथ उनका ये रिश्ता सिर्फ एक शेयर होल्डर का नहीं था। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ पैसे लगाने तक सीमित नहीं थी। ये एक लॉन्ग टर्म अलायंस है, जहां एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी और विजन सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे। हर बड़ी बिजनेस राइवलरी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर आता है जो कि पूरे गेम का डायरेक्शन बदल देता है। जियो सिनेमा और डिज्नी के बीच वो टर्निंग पॉइंट जून 2022 में आया, जब बीसीसीआई ने 2023 से लेकर 2027 तक के आईपीएल मीडिया राइट्स की ऑक्शन करवाई। ये डील 48,390 करोड़ में क्लोज हुई और क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ब्रॉडकास्ट डील बन गई। लेकिन इस ऑक्शन की सबसे खास बात सिर्फ उसकी कीमत नहीं, बल्कि पहली बार आईपीएल के राइट्स को टेलीविजन और डिजिटल में अलग अलग बांटा गया और पहली बार डिजिटल राइट्स की वैल्यू टीवी राइट्स से भी ज्यादा निकली। ये क्लियर सिग्नल था कि क्रिकेट देखने का फ्यूचर अब टेलीविजन से ज्यादा मोबाइल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रहा था। ऑक्शन के रिजल्ट्स ने इंडस्ट्री का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया। डिज्नी स्टार ने टेलीविजन राइट्स 23,575 करोड़ में अपने पास रखे, लेकिन वायाकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स 23,758 करोड़ में जीत लिए। इस अमाउंट में 20,500 करोड़ में डिजिटल पैकेज के लिए लिए गए थे, जबकि बाकी पैसे मार्की मैचेस के एडिशनल राइट्स के लिए थे। इसका मतलब रिलायंस ने सिर्फ आईपीएल की डिजिटल स्ट्रीमिंग ही नहीं जीती, बल्कि टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा देखने वाले मैचेस पर भी अपनी पकड़ बना ली। राइट्स मिलते ही रिलायंस ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने स्ट्रीमिंग मार्केट को हिलाकर रख दिया। पूरा 2023 का आईपीएल सीजन जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री स्ट्रीम किया गया। सिर्फ फ्री ही नहीं, व्यूअर्स को 4K रेजोल्यूशन और कई लैंग्वेजेस में मैचेस को देखने का ऑप्शन भी दिया गया। जहां दूसरे प्लेटफॉर्म्स सब्सक्रिप्शन के थ्रू ऑडियंस लाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं जियो सिनेमा ने एंट्री की सबसे बड़ी दीवार ही तोड़ दी। इस स्ट्रैटेजी का असर तुरंत दिखने लगा। सिर्फ ओपनिंग वीकेंड में प्लेटफॉर्म को 1.47 बिलियन व्यूज मिले, जो अकेले 2022 के पूरे आईपीएल सीजन के हॉटस्टार व्यूअरशिप से भी बहुत ज्यादा था। और मोमेंटम यहीं तक नहीं रुका। 2024 के सीजन तक जियो सिनेमा की एवरेज व्यूअरशिप लगभग 620 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान डिज्नी को उठाना पड़ा। आईपीएल की डिजिटल राइट्स खोने के सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी ने 20.9 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गवा दिए। अब हैरानी की बात ये थी कि इस दौरान हॉटस्टार ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के वक्त 59 मिलियन कॉन्करेंट व्यूअर्स का ग्लोबल रिकॉर्ड भी बनाया था। यानी प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड्स और हेडलाइन तो बना रहा था, लेकिन सब्सक्राइबर्स लगातार कम होते जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिज्नी इंडिया ने अपने फ्यूचर को लेकर अलग अलग ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए। इसकी सबसे बड़ी वजह रिलायंस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी। जियो का टेलीकॉम बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल था कि कंपनी स्ट्रीमिंग बिजनेस के लॉसेस को सालों तक क्रॉस सब्सिडाइज करती रही। डिज्नी के पास ऐसी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी और इसी वजह से कंपटीशन धीरे धीरे एक तरफा होता चला गया। अब यहाँ पर एक गलतफहमी क्लियर करनी जरूरी है। डिज्नी ने अपना इंडिया बिजनेस बेचा नहीं, बल्कि एक जॉइंट वेंचर में पार्टनर बन गया। 28 फरवरी 2024 को बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन हुए और पूरी रेगुलेटरी प्रोसेस सीसीसीआई, एनसीएलटी और इंटरनेशनल एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद ये डील 14 नवंबर 2024 को ऑफिशियली क्लोज हुई। इसके बाद जियो स्टार, जिसकी वैल्यूएशन 70,352 करोड़ यानी कि लगभग 8.5 बिलियन डॉलर्स थी। ओनरशिप स्ट्रक्चर में रिलायंस और वायाकॉम 18 के पास 63.16% स्टेक गया, जबकि डिज्नी के पास सिर्फ 36.84% रह गया। नीता अंबानी जी जियो स्टार की चेयरपर्सन बनी और उदय शंकर वही पुराना स्टार इंडिया सीईओ वाइस चेयरपर्सन। 14 फरवरी 2025 को जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार फॉर्मली मर्ज होकर बन गए जियो हॉटस्टार।
जो लॉन्च के टाइम ही 3 लाख घंटों से ज्यादा का कंटेंट लेकर आया। इसके बाद जियो स्टार ने अपने विजन को और भी बड़ा कर दिया। HBO का कंटेंट जैसे कि हाउस ऑफ ड्रैगन और सक्सेशन, NBC यूनिवर्सल के शोज जैसे कि फ्रेंड्स और ब्रुकलिन 99 और एक क्रिएटर प्लेटफॉर्म स्पार्क्स, सब कुछ एक ही जगह जोड़ दिया गया। आज डिज्नी, मार्वल, पिक्सर, वार्नर ब्रोस और NBC यूनिवर्सल का कंटेंट एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको दिया जाता है और नंबर्स इस डोमिनेंस को पूरी तरह कंफर्म करते हैं। जियो हॉटस्टार ने 1 बिलियन डाउनलोड्स पार कर ली हैं। इंडिया के 450 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और 19 लैंग्वेजेस में कंटेंट भी अवेलेबल है। स्ट्रीमिंग मार्केट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 85% तक पहुंच चुकी है। लीडरशिप में भी काफी हलचल रही। किरण मानी, जो कि डिजिटल बिजनेस CEO थे, उन्होंने 2026 में कंपनी छोड़कर OpenAI के एशिया पैसिफिक और जापान रीजन के मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल ज्वाइन कर लिया। संजोग गुप्ता, जो कि जियो स्टार स्पोर्ट्स संभाल रहे थे, ICC के CEO बन गए और उनके बाद ईशान चैटर्जी ने ये जिम्मेदारी संभाली। अब कंपनी US ओपन टेनिस राइट्स, साउथ अफ्रीका में स्टार खानिया और UK में अपनी मार्केटिंग पुश के साथ ग्लोबल स्केल पर भी फोकस कर रही है। जो इंसान कभी फोन रिचार्ज बेचता था, आज वो इंसान दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी को उसकी ही जमीन पर पिछाड़ चुका है। और ये कोई लक की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक दोहराई हुई स्ट्रैटेजी है। पहले सही इनसाइडर चुनो, फिर शॉर्ट टर्म लॉस झेलो और मार्केट की हैबिट बदल दो। डिज्नी के पास कंटेंट था, रिकॉर्ड्स थे, ग्लोबल ब्रांड्स भी थी, लेकिन रिलायंस के पास पेशेंस थी और एक प्लेबुक जो पहले भी काम कर चुकी थी। आपको क्या लगता है, क्या डिज्नी ये जंग जीत सकता था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।